हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं प्रयास क्लासेस जीरो टू टॉप। तो हम यहां पे आज सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। देखिए, ट्रांसलेशन करने के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं और उसके बाद आप केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म्स के बारे में जान जाएं तो आप पूरे टेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बिना आप उसे रटे आप हमेशा के लिए अपने माइंड में फिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, जब हम ट्रांसलेट करते हैं या टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें चार तरह के सेंटेंस मिलते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, इन चारों ही सेंटेंस में एक ही टेंस हो सकता है या अलग अलग टेंस हो सकते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को अगर अफर्मेटिव बता दिया जाए, उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फॉर्म बता दिया जाए और फिर उसी का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कहा जाए तो वो ऐसा कर नहीं पाते हैं, जबकि ये बहुत ही इजी होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हर टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज हो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, तो केवल वर्ब लगता है। लेकिन बाकी के टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के बाद कोई एडवर्ब भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम अदर वर्ड्स लिख देते हैं। ठीक, तो ये हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब आप इस स्ट्रक्चर में किसी भी टेंस को फिट कर सकते हैं। जैसे देखिए, लिखा हुआ है लता गीत गाती है। ठीक, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है और वो इंफॉर्मेशन अफर्मेशन में है, मतलब कि इसमें कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ है, ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो लता गीत गाती है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आप लिखेंगे लता। ठीक, उसके बाद देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लिखना है। यहां पे क्या होता है, हिंदी में पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब होता है। हिंदी वाक्य के अंत में हमेशा क्रिया होती है, वर्ब होती है, लेकिन इंग्लिश में यही आपको समझना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश में जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है और हिंदी में जो वर्ब होता है वो सेंटेंस के लास्ट में होता है। आप पहले सब्जेक्ट को बोलिए, उसके बाद वर्ब को। ठीक, तो अगर इसका ट्रांसलेट करना है तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आप लिखेंगे लता। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे लिख दिया लता। ठीक, उसके बाद गाती है, ये क्रिया है। इस पिछले वीडियो हमने आपको पहचान बताई है, ती है आ गया तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें यस या यस लगा देते हैं, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ लता सिंगुलर है तो शिंग में यस लग जाएगा, तो यहाँ वर्ब की जगह पर हो जाएगा शिंग्स। वर्ब के प्लेस पे क्या हो जाएगा, शिंग्स। तो लता शिंग्स, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, लता सिंग्स अ सॉन्ग, लता गीत गाती है। अब यहाँ पे ये वर्ब के प्लेस पे है, एक मिनट देखिए, लता सिंग्स अ सॉन्ग।
लता गीत गाती है। अब अगर मान लीजिए यही पास्ट में होता, लता गीत गाती थी, तो हो जाएगा लता sang a song, या लता गीत गा रही है तो लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। लता गीत गा चुकी है तो लता हैज संग ए सॉन्ग। ठीक, इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आइए देखिए नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो नेगेटिव में जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेगेटिव में भी सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। ठीक, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, जैसे लता गीत नहीं गाती है तो सब्जेक्ट है लता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब जो है वो होता है डू या डज, तो सिंगुलर के साथ डज लगता है और आप नॉट भी लगा देंगे। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में आपको एक चीज और ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नॉट लगाना है अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो लता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक, तो ये हो गया लता, देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया डज, नॉट, मेन वर्ब हो गया सिंग, ऑब्जेक्ट हो गया ए सॉन्ग। इस तरह से अगर ये कोई दूसरे टेंस में हो कि लता गीत नहीं गा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, तो ये हो जाएगा लता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, या लता गीत नहीं गा चुकी है तो लता हैज नॉट संग ए सॉन्ग। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी वही सेंटेंस है। देखिए क्या लता गीत गाती है, लेकिन इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स हो तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या लता गीत गा चुकी है, क्या लता गीत गाती है। अब देखिए यहां हमने लिखा था लता गीत नहीं गाती है, लता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब आप यहां क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसे पहले लिखेंगे। डज सब्जेक्ट लता है तो डज लता, मेन वर्ब सिंग है तो सिंग, और ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग। तो ये हो गया डज लता सिंग अ सॉन्ग। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, बस उसमें नेगेटिव वर्ड आ गया है। तो नेगेटिव वर्ड जो नॉट है उसे आप सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। तो क्या लता गीत नहीं गाती है, बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा डज लता नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक, तो आई होप अब आपको चारों स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।